सी एस पैम में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं गांधी जी पर एक थोड़ा सा जो कि प्रकाश में डालना चाह रहा हूँ कि ये चूँकि इससे डायरेक्ट वन लाइनर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो मैं एक सब्जेक्टिव के रूप में एक छोटा सा जो कि वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। अगर लाइक और शेयर और व्यू मुझे अच्छा मिलता है तो मैं इस पर डबल ट्रिपल में लाऊंगा, वैसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाऊंगा। मैं ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा इस पर, ताकि आपको कोई परेशानी की समस्या ना हो, कन्फ्यूजन दूर कर हो जाए जब मैं ऑब्जेक्टिव में इस पर लाऊंगा। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं गांधी जी के एक प्रकाश, गांधी जी पर एक छोटा सा एक प्रकाश। तो चूँकि आप लोग इस टॉपिक से भली भांति अवगत होंगे, तो फिर भी थोड़ा समय इम्प्रूव करने की आपके याददाश्तों को ताज़ा कर देते हैं। चूँकि स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी का जो कि पुराना जो नाम है वो क्या है, पहले मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में मोहनदास करमचंद गांधी उनका बचपन का नाम था। उनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात काठियावाड़ पोरबंदर नामक जिला में हुआ। अब उनके जीवन आगे सरलता से जो कि आगे बढ़ता है। 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास उत्तीर्ण कर ली। अब है जो कि गांधी जी जो कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत में वापस आ जाते हैं। कुछ दिन राजकोट और मुंबई में के अदालतों में इन्होंने वकालत प्रैक्टिस करते हैं। तत्पश्चात 1893 में एक व्यापारी जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला उनका जो कि मुकदमा लड़ने के लिए वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और जाते हैं तो वहाँ उनका ज़िंदगी का जो कि एक नया पहलू आता है, और वो संघर्ष के पहलू है। वो संघर्ष करते करते उनको 20 साल वहाँ लग जाता है। 1894 में दक्षिण अफ्रीका ने नटाल इंडियन कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था जिसकी वो स्थापना करते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखें कि ये मंथली था कि ये साप्ताहिक था, वीकली ये था। ये मंथली नहीं था, ये वीकली था। कौन? इंडियन ओपिनियन। अब इंडियन ओपिनियन चूँकि वो वहाँ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो वो इंडियन एशियन का पूरी हालत खस्ता रहता है बहुत ज़्यादा। उसी पर यह है जो कि अपना एक इंडियन ओपिनियन अपना देते हैं, और वो एक पत्रिका में निकलता है जो कि साप्ताहिक है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष की कहानी है। वही जो स्थिति वहाँ बहुत जो खराब था, उसी पे वो संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष की कहानी इंडियन ओपिनियन 1903 से 1961 तक प्रकाशित रहा। इंडिया में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही चला था, क्योंकि वहाँ के जो जो भारतीय थे उनकी स्थिति बहुत खराब था, इसीलिए इंडियन ओपिनियन एक प्रकाशित किए। और वो चलता रहा कब तक? आज़ादी तक के, यानी कि भारत उसमें आज़ाद हो गया था, फिर भी वहाँ पर 61 तक के, याद रखिएगा कि कब तक के चलते रहा, तो 1961 तक के, फिर 61 में उसको जाके बंद कर दिया गया। 1904 में महात्मा गांधी ने सामुदायिक जीवन के लिए डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट, ये याद रखिएगा, फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किया। यह एक आश्रम जैसा समुदाय था। बाद में फिनिक्स सेटलमेंट इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन स्थल बना। अब इस सब के पीछे एक स्टोरी है कि क्यों ये लोग किए, जो कि वहाँ के जो इंडियन का था बहुत बहुत प्रॉब्लम में था। उन लोग को फुटपाथ पे यूज करने का अनुमति नहीं था, वो स्लम एरिया में रहते थे इंडियन ओपिनियन। और उसमें क्या था कि वो 9 बजे के बाद रात्रि को उन लोग को निकलने का अनुमति नहीं था। इसके बावजूद भी कि वो कुछ अलग से काम भी नहीं कर पाते थे, स्लम एरिया में रहा करते थे। उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि पूछे नहीं। मैं बता सकता हूँ, आगे देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं इसमें आपको इन्वॉल्व कर दूंगा। 1906 में अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया और अपना पहला सत्याग्रह किया। अहिंसात्मक प्रतिरोध
सभा का गठन किया और अपना पहला सत्याग्रह किया। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ये भी आपको क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है ना। 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास किया। यह आश्रम सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बनाया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए प्रशिक्षित करना था। टॉलस्टॉय फर्म का नाम है जो कि लियो टॉलस्टॉय के सम्मान में रखा गया, जिनके विचारों से गांधी जी बहुत प्रभावित था। दो चीज़ पूछा जाता है, एक भारतीय नाम पूछा जाता है और दूसरा है जो कि आपको जो पूछा जाएगा आपको विदेशी नाम। तो जो विदेशी वाले हैं वो टॉलस्टॉय हैं और जो भारतीय हैं वो आगे आएगा तो हमें बताएंगे। ठीक है, अभी वो टॉलस्टॉय विदेशी याद रखिएगा, विदेशी जो नाम है वो लियो टॉलस्टॉय से ये प्रभावित है और इंडिया में जो कि वो राजनीतिक जो गुरु बनाते हैं वो किसको बनाते हैं वो आगे हम बताएंगे। अब 1911 में गिरमिटिया भारतीयों के आगे प्रवास पर प्रबंध यानी कि आगमन पे ये आगमन है, आगमन पे प्रवास पे प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा किया। अब ये गिरमिटिया मजदूर है कौन, ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिरमिटिया भारतीय मजदूर वो मजदूर है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए विदेश खासकर ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट किया था और जिस पेपर वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उसी पेपर को उनकी गिरमिटिया नाम से जाना गया। तो वो भारतीय जो ब्रिटिश कॉलोनी में रहकर ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत वो दूसरे जगह जाके वो काम करते थे, वही गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया भारतीय कहलाए। 1913 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए 3 पाउंड टैक्स, ठीक है, 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जिसे द ग्रेट मार्च के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे क्या है कि कहानी क्या है कि 3 पाउंड जो टैक्स है, इसके बाद जब इनका विरोध किया तो फिर वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका में जो जो वहाँ की जो सरकार थी, गोरे का सरकार था, वो क्या किया कि जितने भी शादी था इंडिया के शादी, ठीक है, वो मतलब क्रिश्चियन के छोड़ के जो कोई शादी किया था वो सबको इनवैलिड कर दिया था। अब बताइए, आप शादी करके अपनी पत्नी को दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं और वो शादी को जो कि वो कैंसिल कर देता है कि नहीं ये शादी नहीं, बेकार है। ऐसे आपको कितना बुरा लगेगा। आप बच्चे पूरे परिवार और फैमिली के साथ रह रहे हैं तो क्या हुआ, पूरे भारतीयों का असंतोष, सिर्फ भारतीयों नहीं, उसमें जो भी इन्वॉल्व थे ईसाई को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग थे, मुस्लिम, भारतीय, जितने भी सिख, जितने भी लोग थे, सब उनको जो कि इनवैलिड कर दिया गया। तो सब में बहुत आक्रोश आ गया। ये आप थोड़ा बैकग्राउंड का ये पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे ना, मैंने क्या आएगा टाइम तो ये बात इस पर हम चर्चा फिर से करेंगे। तो गिरमिटिया अब 1913 में जो कि 3 पाउंड वाला तो ये कहानी हो गया। द ग्रेट मार्च जो कि 3 पाउंड टैक्स पे लगा था वो 1914 में जाके जो कि ख़त्म होता है। कब ख़त्म होता है? 1914 में ख़त्म होता है। 1914 में ख़त्म हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या था कि 1914 में ख़त्म होने का भी एक माने कि स्टोरी है कि यहाँ पर भारत से गोपाल कृष्ण गोखले ने मदद किया था और भी 2-3 नेता थे, लेकिन गांधी जी ने यही एक आदमी है गोपाल कृष्ण गोखले जिनसे बहुत प्रभावित हुए और बाद में चलकर इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो 2 नाम मैंने बताया था कि भारत में गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा है जो कि लियो टॉलस्टॉय। ये 2 आदमी एकदम याद रखिएगा कि विदेशी का अगर ऑप्शन देता है तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे और उनका जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही 3 पाउंड टैक्स को ख़त्म करने के लिए, नहीं, 3 पाउंड टैक्स को ख़त्म करते करते इसी बीच में सरकार ने वो शादी इनवैलिड वाला वो एक पारित कर दिया था आदेश। वही वहाँ से जो कि ये गांधी जी जो कि कॉन्टेक्ट किए इंडिया में कि इंडिया में ऐसी बात हो, तो यहाँ से इंडिया से जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कि बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिए थे इसके लिए। तो यहाँ से जो कि और इसके जो अंग्रेज का जो दोस्त थे वो भी है जो कि उसका भी एक नाम आता है, वो बाद में हम बताएंगे कि वो भी है जो कि इस पे सहयोग किए थे और तब जाके जो कि ख़त्म हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, और तो ये जाके ख़त्म हुआ। अब आते हैं 1914 में ये कहानी ख़त्म हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को धन्यवाद देते हैं और 1915 में वो भारत वापस आ जाते हैं। कौन? गांधी जी। और वो कब आते हैं याद करिए, इन्हीं के भारत में वापस आने पर प्रवासी दिवस आज मनाया जाता है, जो कि 9 जनवरी को है, तो याद रखिएगा। अभी आज भारत में आते के साथ ही वो क्या करते हैं, तो 1915 में साबरमती आश्रम है ना, वो खोलते हैं। लेकिन अब इसके पीछे भी कहानी, क्योंकि साबरमती आश्रम है जो कि सबसे पहले क्या था वो बता रहे हैं कि अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया गया। बाद में 1917 में साबरमती में जो कि इसको लाया गया। पहले साबरमती जो आश्रम खोला गया था वो कहाँ था? कोचरब में। उसके बाद है जो कि 15 में खोला था और 17 में जो कि साबरमती नदी के किनारे लाया गया था। 1906 के पश्चात गांधी जी ने यहाँ अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में जिस सत्याग्रह का नाम दिया गया सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। इसके लिए इनके विशेष प्रकार थे। मैंने सत्य अहिंसा है जो कि कौन हो सकता है, इस पर है जो कि ये इसका क्या विशेषता है, सत्य और अहिंसा का जो कि क्या विशेषता है, वो ये कहना चाह रहा कि सत्य अहिंसा सत्याग्रही यह कभी विचार नहीं करता कि गलत क्या है, वह सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार के यातनाओं माने कष्ट, टॉर्चर सहने की शक्ति होनी चाहिए। यह यातनाएं यानी टॉर्चर सत्य के लिए उसकी असीम शक्ति का एक हिस्सा होता है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुरोध न रिक्वेस्ट करता है, उससे न घृणा करता है न द्वेष करता है। ये गांधी जी के सत्याग्रह का विचार था। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। जो कहता है ना, फिल्मों में देखते हैं कि वो है ना आँख दिखाता, साला आँख दिखाता, आँख नीचे करो, आँख नीचे करो। यही है सत्याग्रह में, आँख नीचे नहीं, एकदम आई कांटेक्ट, फेस टू फेस, एकदम सर ऊपर हमेशा रखने का, ये उनका मानना था। एक सच्चा ग्राही सत्याग्रह बुराई के सामने कभी सर नहीं झुकाता, परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल अब यहाँ पे है क्या, केवल एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रही कायर और दुर्लभ लोग के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, ये बात तो सही है। जो झूठा आदमी रहेगा तुरंत भड़क तड़क जाएगा, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी दिन प्रवासी दिवस आज के रूप में रहता है। अब बताइए आप लोग कमेंट में जरा करिएगा कि 2025 का प्रवासी दिवस कौन राज्य में मनाया गया और उसका थीम क्या था। थीम तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कौन सा राज्य में मनाया गया ये जरूर याद रखिए, हमको कमेंट में लिख दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया, ये तो पॉइंट हो गया। अब रॉलेट एक्ट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत का परिदृश्य जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चला। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 3 लड़ाई स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे 1915 में आए तो 1 साल गांधी जी पूरे भारत को अपने दृष्टि से परिचय हुए, क्योंकि शांति वाले पॉइंट तो दक्षिण अफ्रीका में ही खो दिए कि ये अंग्रेज जो कमीना है वो कभी भी ये शांति से बात नहीं मानता है, ठीक है। इसीलिए इनके दिमाग में 2 ही चीज़ था, पहले शांति उसके बाद कुर्बाती। तो पहले देखिए शांति, गांधी जैसा थोड़ी कुर्बाती नहीं बाद में किए, हाँ, लेकिन ये अहिंसा नहीं किए। लेकिन फिर डू और डाई जो बाद में जाकर देते हैं वो क्या था, तो उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं 1917 वाला क्या। 1917 और 18 में 3 ये लड़ाई लड़े। अब देखिए, क्योंकि
दक्षिण अफ्रीका में 20 साल की संघर्ष करके आते हैं तो वहाँ पर सफलता मिलता है, वहाँ पर ही बहुत सफलता मिलता है, वहाँ बहुत कुछ किए। तो वो जो कि वो अभी बताए थे कि वो 3 पाउंड का जो टैक्स है जो कि ख़त्म करवाए, उसी बीच में जो शादी कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म करवाए। तो वो चीज़ भारत में भी डिस्कस हो रहा था, ठीक है। उसी कारण से जो कि भारत के लोगों में जो परिचित थे वो गांधी जी को एक अच्छा आदमी मान रहे थे, प्रतिभाशाली। वो आदमी मान रहे थे कि वो मेरे साथ सपोर्ट में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग, अगर वो उनके हेल्प मिल जाए तो। अब गांधी जी चूँकि भारत आ गए तो उनसे हर कोई जो कि सपोर्ट मांगने की आ रहे थे उनके कदम पे, कि वहाँ 20 साल संघर्ष किए। 20 साल छोटा मोटा नहीं, अपनी ज़िंदगी का 20 साल कहीं जाकर दे देना। सोच लीजिए, अब लोग 5 साल 6 साल में इरिटेट हो जाते हैं कि हमको कंपटीशन में सरकार नहीं दे रहा, नौकरी सरकार नहीं दे रहा। एक स्टूडेंट कितना दिन तक स्ट्रगल करता है? 5 से 6 साल में तो उसका खस्ता हो जाता है हालत का। क्योंकि अब ज़िंदगी है जो कि 100 साल चलता नहीं है। अब 70-80 साल में तो लोग तो मैंने किसी वजह से जो कि सफरिंग कर जाता है या कोई अपना ज़िंदगी छोड़ देते हैं। अब उसमें 10 साल का पढ़ाई करिएगा तो फिर क्या करिएगा? अब 60 से 70-80 साल में लोग यहाँ पर एवरेज एवरेज जो कि 60 से 70 साल हो गया है। अरे क्या एवरेज में इंडिया में क्या भी एवरेज लाइफ क्या माना जा रहा है? क्या होगा? 60 साल में लोग रिटायर होते हैं, 70 साल में तो कहानी खत्म हो जाता है। 70 से 72 हार्ड हो गया। अब उसी में जो कि 30 साल तक अगर पढ़ाई करते रहेगा तो बीच में आ गया 50 साल। 50 साल में आप क्या कर लीजिएगा? ठीक है, तो वो 4-5 साल आप लोग स्ट्रगल करते हैं, उसी में जो कि इरिटेट हो जाता है गवर्नमेंट से। और ये तो गवर्नमेंट की थोड़ा पॉलिसी भी है हमारी यहाँ कुछ त्रुटिहीन, ठीक है। इसको इम्प्रूव करना चाहिए सरकार को। अब ये सरकार के यहाँ पे भारत में क्या है, कि क्या मेजोरिटी, अब कोई भी सरकार माइनॉरिटी को सपोर्ट करके कभी गवर्नमेंट खड़ा कर सकता है? ये सोचना चाहिए यहाँ पर। ये कांग्रेस लोगों को क्या हो गया, या फिर जो भी उसको सपोर्ट करते हैं, भाई मेजोरिटी वाले को ना आप हेल्प करोगे तभी तो आपको वोट मिलेगा। अब मेजोरिटी की तरफ ना देखे, माइनॉरिटी की तरफ आप हेल्प करते हो, उस दृष्टि से देखते हो, मेजोरिटी को बिल्कुल आड़े हाथे छोड़ दो कि ये तो हमारे बाप की बकौती है, ये तो हमारे वोट देबे करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब खैर हम राजनीति में नहीं जाते हैं, राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए हम स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग चले आते हैं दूसरी जगह। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। क्या रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 18 में 1917 और 18 में 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किया। कितने? 3 संघर्ष किए। पहला कि जो कि चंपारण, हर कोई जानता है, चंपारण बिहार में। एक दूसरा जो कि अहमदाबाद, और तीसरा जो कि खेड़ा। ये दोनों गुजरात में सत्याग्रह हिस्सा। अभी क्या है कि ये जो कि चंपारण वाला जो है और खेड़ा वाला जो है, ये दो दो है जो कि आगे बढ़ते हैं, कि तीनों ही आंदोलन स्थानीय लोग के आर्थिक डिपेंड था। अहमदाबाद का आंदोलन मजदूर अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो औद्योगिक मजदूर का आंदोलन था, जबकि चंपारण खड़ा एक किसान आंदोलन था। ये चीज़ पूछता है, ठीक है। औद्योगिक कौन था और ये किसान आंदोलन कौन था? और तीसरा जो कि सजाने का आता है, कि सबसे पहले कौन आया या बाद उसमें कौन आया। वो 4 गो ऑप्शन रहता है, ये 2 गो रहता है, वो बारदौली वाला रहता है, ये 3 गो रहता है, फिर बारदौली वाला रहता है। तो सबसे पहले चंपारण 1917 में हुआ, और 18 में ये दोनों हुआ, अहमदाबाद हुआ और खेड़ा हुआ था। तो पहले याद रखिए कि अहमदाबाद हुआ, पहले किसान हुआ, फिर फैक्ट्री हुआ, फिर से किसान आता है, ठीक है। और ये तो बहुत बाद होता है, जो कि आपको अभी एक ऑप्शन बताया था वो। तो चाहते हैं कि ये पहला जो कि सबने अवज्ञा भारत में पहला था, जो कि 1917 चंपारण वाला था। पहला सबने अवज्ञा गांधी जी के द्वारा था। सबसे पहले सबने अवज्ञा जो है, जो वो अफ्रीका में आजमा के आए हैं। तो सब अब ये चूँकि इनका ये पहला दृश्य है इनकी आंदोलन का। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं सबने अवज्ञा 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में। तो सबसे पहले मामला यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। ये 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी की बात है कि इसके परिणाम गोरे बागान मालिकों ने
किसी से एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था। किससे? तो वो जो खेती कर रहे थे उनको से करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों ने अपनी भूमि में जस्ट 1 मिनट चंपारण सत्याग्रह है ना, ये प्रथम सबने अवज्ञा था जो भारत में था। इसके पहले तो दक्षिण अफ्रीका में कर क्या आए थे। तो चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, सॉरी। 19वीं शताब्दी के परिणाम में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था क्या, कि जिसके अंतर्गत किसानों के अपनी भूमि का 3/20 में 20वें भाग में यानी कि हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि नील की खेती उसको करना ही करना था। ठीक है, नील की खेती करना ही करना था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 19वीं शताब्दी में ही करा लिया था, जो कि ठीक बात तो था नहीं भाई। ठीक है, अनिवार्य करा लिया। यह व्यवस्था 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन में आता है, 3 काठिया पद्धति है ना, किसे कहते हैं, और उसमें हिस्सा दिया हुआ था 3/20, 9/20, इस तरह का हिस्सा दिया था। अब 19वीं शताब्दी के अंत में क्या कहता है, जर्मनी में रासायनिक रंग यानी कि डाई करने का, जो कलर करने का रहता है, वो विकास हो गया था। ठीक है, जिसके कारण नील की जो खेती है, नील के जो बाजार से बाहर खदेड़ दिया, हमने बाहर कर दिए के कारण चंपारण में बाग मालिक नील की खेती बंद करने के विवश हो गया था। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहता था, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहता था। अब वो क्या कि जब मजबूर था तो जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए था तो उसके एवज में वो क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे तो उसके एवज में क्या किया, किसानों को वो बरगला दिया। अब कैसे कि किसान को मजबूरन नील की खेती छोड़ने छुटकारा पाना चाहता था, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहता था। उन्होंने दूसरे फसलों की खेती करने के लिए, देखो यहाँ पे आता है कि किसानों का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के एवज में अब कॉन्ट्रैक्ट बोला कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हो तो तुम ये खेती करोगे। अब वो सोचा कि हम भी नहीं करेंगे तो हम तुमको मुक्त कर देते। तो मुक्त कैसे करेंगे, तो मुक्त के एवज में क्या करता है कि जो लगान यानी कि टैक्स है ना कि दर है जो कि अत्यधिक वृद्धि कर देता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय किए गए टैक्स पर किसानों को अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद वो ये भी कहा कि हम जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना ही रेट पर तुम बेचोगे। ठीक है, और टैक्स भी वो ज़्यादा वसूलना स्टार्ट कर दिया, और उसको है जो कि उनके अपने मर्जी से नहीं बल्कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मर्जी से किस रेट पे तुम बेचोगे वो तय करता था। मैंने माल मेरा और बेचवाता था जो देख रेख करता था या जिसके फेवर में हमारा टैक्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैंने कि रेट तय करता था, टैक्स भी वही ज़्यादा वसूलता था। ऐसे में जो किसानों के बीच में संतोष फैल गया, मजबूर किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी यही राजकुमार शुक्ल आते हैं और गांधी जी के जो कि चंपारण के लिए बुलाते हैं। फलतः गांधी जी अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनविटेशन देते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्हीं बाद में जो कि बिहार के गांधी जी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारिक और जेपी किरुलानी, ठीक है, के सहयोग से मामले को जांच करने चंपारण पहुंच गया। अब जैसे ही चंपारण पहुंचे था, चूँकि इनका नाम तो पहले से हर कोई जान ही रहा था, अंग्रेजों जा रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसका सरकार था, इन्हीं को। तो ये है जो कि जब इंडिया आ गए तो अंग्रेजों में है जो कि तभी से लोग जान रहा था। तो ये चंपारण पहुँचते हैं, जो कि पहली बार है। तो जैसे चंपारण में पहुँचते हैं
ठीक है। तो अंग्रेज लोग चाल चलने लगता है। चंपारण पहुँचते गांधी जी को चंपारण है ना, परंतु चंपारण का जो अधिकारी जो कि चंपारण से चले जाने का आदेश देता है। जो अंग्रेज है जो कि बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी जो कि मानने वाले हैं, तो अपने ढीठ आदमी है, तो ढीठ माने नहीं। ये है जो कि माने नहीं है, और वह है जो कि इन लोग का प्रतिरोध करना विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब विरोध तो इनका सबसे पहले क्या था, मैंने कि सत्य अहिंसा, अहिंसा पे, ठीक है। हिंसा को तो ये मानते नहीं थे, अहिंसा पे है जो कि ये बल पे ये जो कि विरोध करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट जैसे ही किए तो स्थानीय के जो प्रशासन मजबूर होकर उनको आदेश दे दिया कि आप जाइए, ठीक है, गांव है जो कि विजिट करिए। इस मामले में जांच करने एक आयोग को भी गठन कर दिया, ठीक है, जिसके सिलसिले में ये आए थे। तब उस आयोग के अंतर्गत गांधी जी को भी जो कि बनाया गया एक सदस्य के रूप में। अब गांधी जी क्या करते हैं, अपना चाल स्टार्ट कर देते हैं, मीठा मीठा तो बोल भी करते थे शुरू में। तो गांधी जी के झुक कर मीठा मीठा भी बोलते थे। तो गांधी जी को एक कन्फेस कर लिए, यानी कि विश्वास दिला दिए कि 3 काठिया पद्धति यानी कि 3/20 वाला जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सरासरी किसानों के खिलाफ है, जो कि गलत हो रहा है। उन्होंने आयोग को यह समझाने में भी सफल हो गया कि जो अब तक के जो टैक्स वसूला गया है, वो किसानों से पैसा अवैध रूप में वसूला गया है। जो टैक्स के रूप में जो बोलता था कि तुम हमको अधिक टैक्स दो, वो भी तो गलत रूप से जो कि टैक्स है, क्योंकि ये सिस्टम ही गलत है। तो जो पैसा इसके नाम पर लिया गया वो भी गलत है। तो जो तुम पैसा वसूल ले हो तो क्या करोगे, रिटर्न करो किसानों को, ठीक है। अब क्या करता है, तो जो ये आयोग की बात है, कोई दूसरा बात नहीं थी। आयोग को ये समझाने में भी हो गया कि जो पैसा जो टैक्स किया हो वो रिटर्न करो। तो जो टैक्स मैंने कि पैसा वसूला, वो है जो कि जितना वसूला उसका 25% वो किसान को रिटर्न करने के लिए वो राजी हो गया। गांधी जी तो यही चाह रहे थे, ठीक है। अब गांधी जी यही चाह रहे थे, जबकि सबको यही चाह रहा था, तो राजी हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये सब है जो कि नौटंकी खत्म हो गया, लौटा दिया गया, राजी हो गया। और 1 दशक के भीतर में बगान मालिक है जो कि चंपारण छोड़ के भाग गया। इसके बाद गांधी जी है जो कि भारत में सबसे पहले अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक हो गया। अब ये पहला प्रयास था गांधी जी का भारत में, और ये भी सफल हो गया। तो पहले से तो इनका नाम था ही, लोग विश्वास भी करने लग गए। अब इनका क्या हो गया, अंधभक्त हो गए गांधी जी का, ठीक है। अब सोचिए कि गांधी जी क्या क्या पहले समस्याओं को पूरे भारत में भ्रमण करके देखें। यही कहता है कि अगर जिस चीज़ पे ज्ञान नहीं ना हो उस पर जो कि पिलाई मत करना चाहिए। लेकिन पहले गांधी जी दूसरे की सुने बातों पर ध्यान नहीं दिए, वो क्या किया, पूरे भारत को जो कि भ्रमण किया। अब भ्रमण कर लिया, अब भ्रमण करने के बाद पहला जो कि प्रयास में ये सफल हो गए, यानी कि अब जहाँ हुआ तो ये है जो कि अंधभक्त हो गए। अब ये कहानी है जो कि दूर दूर तक के चला गया, भारत के लगभग कोने में सब चीज़ के बारे में पहुँच गया, ठीक है। अब तुरंत इनके अपने ही एरिया में ये होता है फिर दूसरा आंदोलन। अब दूसरा आंदोलन सुनते हैं क्या, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। अब ये है जो कि भूख हड़ताल है। पहला वो क्या था, सबने आज्ञा, ठीक है, ये भूख हड़ताल है। फिर आता है प्रथम असहयोग। अब ये तीनों चीज़ का है जो कि हथियार के रूप में प्रयोग कर लिए, देख लिए कौन इसका कितना असर होता है भारत में। तो चलो पहला तो सफल हो गया, अब दूसरों का के बारे में देखते हैं। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। पहला तो किसान था, और दूसरा जो कि क्या औद्योगिक का था, मजदूर का। फिर तीसरा क्या होता है, किसान का होता है। तो यहाँ पर मिल मालिकों ने मजदूर में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया था। उसमें प्लेग आया था, और प्लेग पे है जो कि ये कुछ सैलरी को बढ़ोतरी नहीं कर रहा था, बोनस नहीं दे रहा था। सैलरी से ही डिपेंड करता है ये वेतन में बढ़ोतरी। तो गांधी जी ने मजदूरों को जो कि हड़ताल पे जाने तथा 35% बोनस की मांग करने के लिए कहा, जबकि मिल मालिक ने कि तुरंत है जो कि 20% देने के लिए रेडी हो गया। लेकिन बात था 35% का, लेकिन 20% कैसे, तो जानबे करते शुरू शुरू मीठा मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के फसलाते हैं। तो बोनस देने के लिए राजी हो गया। गांधी ने मजदूरों को सलाह दिया कि वह शांतिपूर्ण अहिंसा ढंग यानी कि अपना हथियार यूज करने लग गए। उनका तो यही सबसे बड़ा हथियार था, अहिंसा। और बस एकदम आँख से आँख बात करते रहो, सीना तान कर डटे रहो। तो भाई कोई भी किसी, अब वो लोग पहले क्या था, सहनसा मैंने तीसमार खान था, अंग्रेज लोग। अब उसके सामने कोई नॉर्मल आदमी, दुर्लभ आदमी, जो कि कूड़ा करकट में रहने वाले आदमी, यानी हम लोग का स्थिति पहले क्या था, किसानों का एकदम बहुत दयनीय था।
अब जिसके पास ना पहनने का कुछ ना खाने कुछ, फिर भी जिसके पास पैसा है उसके सामने एकदम आँख गड़ा के उसी को देखते रहेगा, एकदम मुंह उठा के, तो गुस्सा तो आएगा ही। कुछ नहीं बोलेगा फिर भी देखते रहेगा, तब पर भी गुस्सा आएगा। कुछ ना बोले, बोल देगा तो बहुत मैंने आग बुलबुला हो जाएगा, नहीं बोलेगा फिर भी उसको गुस्सा आएगा। तो उसको गुस्सा आने लग गया, ठीक है। अब बेचारा कितना गुस्सा करेगा, गुस्सा आखिर कब तक होगा। गुस्सा का भी एक सीमा होता है, या तो जान से मार दो, मरने के लिए भी रेडी है। किसान लोग के पास क्या फंसता, मरने का, तो मरने के लिए भी रेडी लेंगे, मार दो तो मार दो, कितना कि तुम मारोगे, और गुस्सा में कितना के मारोगे, तो मरने के लिए भी लोग रेडी थे। शांतिपूर्ण थे, खड़ा उन्हीं को देखते रहते थे, अपनी हड़ताल जारी रखे। गांधी जी ने मजदूरों को समर्थन में भूख हड़ताल पर आरम्भ कर दिया। ये लो दूसरा अपना हथियार स्टार्ट कर दिया। भूख हड़ताल आज भी कारगर है। बीपीएससी में लोग में देखो भूख हड़ताल में लगे रहे, बहुत सारा जो कि हुआ, लेकिन अब बीपीएससी ढीठ हो गया, ये अंग्रेजों से बदतर हो गया इतना। क्योंकि अभी जो लोग बीपीएससी में जो कि एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के नाम पे आए, तो सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिल कहाँ हुआ, 2 जगह का, जबकि होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पूरा का पूरा। लेकिन हुआ क्या, लेकिन ये भी हुआ कब, जब भूख हड़ताल पर लोग, प्रशांत किशोर जैसे नेता लोग हैं जो कि आगे सपोर्ट किए, तब है जो कि वो सेंटर में 2 सेंटर का है ना जाकर रद्द भी किया, नहीं तो वो भी रद्द नहीं करने के लिए रेडी था। इतना ढीठ है बीपीएससी आयोग है जो कि एकदम भ्रष्ट लोगों का है। अब भ्रष्ट लोग जानता है तो जानबे करते हैं, भ्रष्ट लोग घुसता सिस्टम में तो क्या करता, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट को लगता है। अगर ईमानदार लोग रहते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आती भूख हड़ताल का और स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टों का झुंड है। लेकिन एक पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों से, आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर ले, ठीक है, आज तो ईमानदारी का पाठ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पर वचन दे रहे हैं कि हम ऐसे करें वैसे, लेकिन आप ही लोगों में से सेलेक्टेड स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं और अधिकारी बनते के साथ ही क्या क्या हो जाता है बताइए। अभी देखिए बिहार में क्या होता है, हमेशा ब्लॉक डेवलपमेंट यानी कि वीडियो है जो कि पकड़े जाता है, हमेशा पकड़ा जा रहा है। नवादा में तो लगता है 2-3 केस आ गया, और किधर किधर आ गया, बहुत सारा केस आ गया वीडियो जो कि 20,000 25,000 जगह घूस लेते पकड़ा जा रहा है, निगरानी विभाग ने पकड़ रहा है। अब बताइए आप ही लोगों में से इतना तपते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल का पिक पॉइंट चेक करते हैं, देखते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद सब कुछ बस शादी करने के बाद अब सीट पकड़ने के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं। सोचिए, तो अब है जो कि आप किस बेस पे कहते हैं कि आप सही काम करिएगा। अगर आप ही एक दोस्त यार और सीनियर लोग हैं जो कि वहाँ पर जाके ज्वाइन करते हैं बीपीएससी में और बड़े बड़े क्राइम घोटाला करने लगते हैं, घोटाला किसका आखिर करते हैं, नेता और बड़े पूंजीपति पर लोग को तो नहीं घोटाला करते हैं, घोटाला किसको करते हैं, अपने से नीचे वाले को। तो आप तो अंग्रेज और आप लोगों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। वो जबरन है जो कि बंदूक के नाम करता है, और आप है जो कि अंदर छुपा छुपा करते हैं, आप कुछ नहीं बताते हैं, तो दोनों तो एक ही जैसे काम कर रहे हैं। हमारे कहने में क्या है। ये जो कि 20% है जो कि बोनस देने के लिए रेडी हो गया था। अब है जो कि यहाँ पे क्या होता है कि ये भी तो है जो कि आर्थिक ढंग का ही सहयोग का था। तो मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल ये गांधी जी के आरम्भ कर दिए, अपना दूसरा हथियार चालू कर दिए। इसी बीच में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन, याद रखिएगा, ये अनुसुईया बेन यहाँ पर ही इनको सहयोग करता है। अनुसुईया बेग है जो कि यहाँ पर इनका हीरो रहता है। इस संघर्ष में गांधी जी का सक्रिय योगदान किया। इसी अवसर पर उन्होंने दैनिक समाचार प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी जी ने अनशन पर बैठने की फैसले से मजदूर को जो कि उत्साह हो गया। अब आपका हीरो आपके साथ रहेगा तो उत्साह से तो भरपूर हो जाइएगा। संघर्ष है जो कि तेज चला। उसके बाद है जो कि इस पे जो कि ये समस्या जो कि चला गया कि हाँ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। अब ट्रिब्यूनल को सौंपा गया तो वो है जो कि इस हड़ताल को, इस समस्या को समाप्त करने के लिए घोषणा कर दिया। और फिर मालिकों को जो कि मीर मालिकों को जो कि किसान मजदूरों को 35% बोनस के रूप में भुगतान करने का अनुमति दे दिया। ये गांधी जी का दूसरा था और दूसरा विजय भी हो गया, यानी कि अभी 100 का 100% एकदम आगे है ना। अब तीसरा चलते हैं खेड़ा पर, क्योंकि 2 गो हड़ताल किए, 2 गो आंदोलन किए या 2 गो का जो कि स्ट्रगल किए, दोनों में दोनों इनका सफल हो गया एकदम 100%। जबकि इस समय भारत में बहुत समस्या चल रहा था, बहुत समस्या चल रहा था।
ठीक है। तो क्योंकि भारत में भी तो आता, अभी चूँकि गांधी जी का ही रोल है, गांधी जी के आने से पहले क्या भारत में आंदोलन नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन उसमें बस गांधी जी का नाम नहीं था। उससे पहले जो थे, उनको सबसे बड़ा नेता, गांधी जी के पहले सबसे बड़ा नेता कौन थे? तिलक जी थे। तिलक जी जो कि उधर चला रहे थे क्या, 1916-17 में क्या चला रहे थे? होम रूल, एनी बेसेंट के साथ में मिल के। लेकिन ये गांधी जी जो कि होम रूल वो सपोर्ट नहीं किए उसमें। क्यों? क्योंकि पहले ये जब आए थे तो उसमें इंग्लैंड है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व भी था, तो उनको सहयोग किया। तो उसके केसरी हिंद है जो कि उसमें उपाधि भी इनको दिया सहयोग करने के लिए, ठीक है। सहयोग करने के लिए दिया। इनकी बात इसीलिए भी सुन रहा था और ये सब चल भी रहा था। अभी चूँकि 1918 है और 1918 में वर्ल्ड वार एंड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये है जो कि चूँकि उस इस अभी तक के तो गांधी जी भारत में अंग्रेज़ों के लिए न बुरा है और न ही अच्छे हैं। मैंने अच्छे ज़्यादा हैं, बुरा थोड़ा कम है। क्योंकि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कि बहुत सारा सहयोग के नाम पे मजदूरों को सैनिकों को जो कि भेज दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने के लिए भारतीयों को, और इस तरह का कोई नया कदम भी नहीं उठा रहे थे। इसलिए तो इनको खुश होकर केसरिया हिंद का जो कि उपाधि दिया था। उसके बाद की बात है, अभी फिर चलते हैं अब खेड़ा वाला, तीसरा इनका सहयोग है। तीसरा जो कि आंदोलन भारत में है अब है जो कि ये खेड़ा वाला है, ये प्रथम है जो कि असहयोग आंदोलन है। क्या है इसमें जो देखते हैं, ये चूँकि पहला जो आंदोलन हुआ था वो बिहार में जो आए थे वो किसान का था, दूसरा अहमदाबाद में था जो कि मजदूर का था, ये भी तीसरा है जो कि वह गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन ये भी है जो कि किसान का ही है। अब देखें, वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब कीट पतंग है ना, इसी वजह से दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिला में जो कि पूरी फसल है जो कि बर्बाद हो गया, ठीक है। अब बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी सरकार उसको जो कि माल गुजार यानी कि टैक्स है जो कि है ना, टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को जारी रखा। लेकिन राजस्व संहिता मैंने कि हर कोई का नियम होता, उस राजस्व संहिता एक नियम है, उस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि फसल कुल उत्पादन का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा जो कि ख़त्म हो गया तो किसान राजस्व पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। सुखाड़ में धाड़ में बिहार सरकार यानी कि हर सरकार है जो कि माफ़ करवे करता है, तो वो उसमें उसको माफ़ करना चाहिए था, किंतु सरकार किसान का राजस्व माफ़ करने से इनकार कर दिया, नहीं किया, ठीक है। फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी आते हैं और यहाँ हस्तक्षेप करते हैं, गांधी जी आते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, और वो एक क्या देते हैं फॉर्मूला, भाई टैक्स मत दिया करो, ठीक है, टैक्स ना दो। सरकार के दमनकारी भी जो कि चालू रहा, इनका संघर्ष का स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब है जो कि खेड़ा में है जो कि जिला में युवा अधिवक्ता था, वो अधिवक्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सबसे पहले यहाँ पर ही मुलाकात होता है गांधी जी से। दूसरा थे इंदुलाल याग्निकी, ठीक है। तो पहली बार है जो कि वल्लभ भाई पटेल को है जो कि गांधी जी से जो कि मुलाकात होता है, ठीक है। इसके बाद अन्य युवा हैं जो कि गांधी जी के साथ खेड़ा गांव के जो कि दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न देने के लिए शपथ दिलाई, है ना, टैक्स ना दो, ये आता है टैक्स ना दो, ठीक है। गांधी जी ने घोषणा कि यदि सरकार गांधी जी की चूँकि किसानों को गांधी जी ने ये प्रेरणा किया कि टैक्स अब मत दो, और सरकार के साथ ये बोले कि अगर घोषणा की कि सरकार गरीब किसानों को लगान माफ़ कर दे तो लगान देने में सक्षम आदमी है वो स्वेच्छा से अपना टैक्स पूरा भर देंगे। दूसरी ओर सरकार है जो कि इस माना नहीं और वो वसूलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सरकार है जो कि लगान वसूलने के लिए दमनकारी सहायता क्या होता है, अरेस्ट करो, छीनो झपटो, इस तरह कब्जा करो, यही सब करेगा। कई स्थानों पर किसानों को संपत्ति जो कुर्की यानी कि जब्ती कुर्सी कर लिया गया, ठीक है। जो अब भी होता है, तो अब आज वाला भी सिस्टम है जो कि पहले वाला सिस्टम है जिससे आज लिया गया है, क्योंकि 80% का तो है ना यही सबसे लिया गया है। उसने मवेशी को भी जब्त कर लिया। पहले क्या होता था, लोग गाय भैंस पालतू जानवर पालते थे, ट्रैक्टर वैक्टर तो था नहीं, आज बड़े बड़े मशीन है, उसमें तो था नहीं कुछ, भारत में सिर्फ यही था, बैल बकरी धूर जानवर, ठीक है। दूध बेचते थे, खाते थे, पीते थे, मीट मछली यही सब करते थे, और क्या कर सकते थे। तो जो कि मवेशियों को जो कि बंदी बना लिया और जो कुर्की जब्ती कुर्की घर घर उड़ा लिया, ठीक है। इसी बीच में जो कि सरकार है जो कि लेकिन गांधी जी एक तरफ से जो कि अपना संघर्ष स्टार्ट रहे, भूख हड़ताल ये सब जो अपना अपना जो सत्य हिंसा मार्ग पे थे वो थे, ठीक है। अब है जो कि सरकार इसी बीच में अधिकारियों को गुप्त निर्देश देता है
कि लगान उसी से वसूलो जो देने लायक हो, है ना, जो दे सकता है उसी से वसूलो, जो देने लायक नहीं उसको छोड़ दो। और गांधी जी यही तो मांग रहे थे, यही तो आश्वासन दिए थे कि टैक्स ना दो, और सरकार से बोले थे कि अगर तुम टैक्स माफ़ करते हो किसान गरीब किसानों से तो जो किसान टैक्स देने लायक हैं वो स्वेच्छा से दे देंगे। गांधी जी का ये प्रस्ताव था। फिर अंतिम में ये भी क्या किया, अंतिम में वही किया, जो टैक्स देने लायक है उसी से वसूलो, बाकी को जो कि माफ़ कर दो। ठीक है, तो इसको क्या कहिएगा, गांधी जी का तीसरा जीत है। ये तीसरा जो कि तीसरा का तीसरा जीत है, ये अपने जो कि पूरे उद्देश्य में माने कि पारित हुआ, उद्देश्य में सफल हुए, और तीसरा आंदोलन इनका खत्म। आज मैं बस यहीं तक के लेता हूँ। एक छोटा सा संदेश था, आप लोग इंट्रोडक्शन तो थे, ये पहला मेरा क्लास है। मैं दूसरे क्लास में जल्द ही अपलोड करूँगा आप सबके लिए, तब तक थोड़ा वेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका सहयोग के लिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर, लेकिन लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ। नोटिफिकेशन आता है या किसी का एग्जामिनेशन या कुछ भी इस तरह का मटेरियल स्टार्ट हो, मैं ये सब अगर पढ़ाता हूँ और अच्छे है तो मैं PDF पे भी आप लोग अपलोड कर देंगे।